एक बार कुछ रंगीन लुटेरे चीता तेजी से भागते हुए एक जंगल में आते हैं। वहां आकर वे सभी रंगीन चीता जंगल की महारानी रुमझुम शेरनी पर हमला कर देते हैं और रुमझुम शेरनी से उसकी नवजात बच्ची सफेद शेरनी को छीन लेते हैं। चलो साथियों, हमारा काम हो गया, अब निकलो यहाँ से। रुमझुम शेरनी उन लुटेरे चीतों का पीछा करती है। अरे छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ, कोई मेरी मदद करो। रुमझुम शेरनी को अपने पीछे आता देखकर एक चीता उस पर हमला करता है और रुमझुम शेरनी को वहीं घायल कर देता है। रंगीन चीता रुमझुम शेरनी की बेटी को लेकर एक पहाड़ी पर आ जाते हैं। तभी थोड़ी दूर आकर वे सभी अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि सामने से कांचा नाम का एक बाघ अपने साथियों के साथ वहां आकर उन लुटेरे चीतों का रास्ता रोक लेता है। कांचा बाघ, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अपने साथियों से कहो हमारा रास्ता साफ करे और हमें यहाँ से जाने दे। हो, रंगीन चीता, ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके में मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता और ना ही यहाँ से कोई जा सकता। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास ये शेर की बेटी किसकी है और तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? कांचा, ये शेरनी की बच्ची हमने जंगल से पकड़ी है और ये हमारा शिकार है, इससे तुम्हें क्या? तुम अपना काम करो और हमें यहाँ से जाने दो। यह सुनकर कांचा को बहुत गुस्सा आता है। कांचा के सिपाही रंगीन चीतों पर हमला कर देते हैं। उनमें भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कांचा के सिपाही एक एक करके रंगीन लुटेरे चीतों को वहीं मौत की नींद सुला देते हैं। कांचा चीता के लीडर से रुमझुम शेरनी की बेटी को छीन लेता है। चीता, ये सफेद शेरनी मेरे बहुत काम की है, मैं इसी की तलाश में था। अच्छा हुआ तुम इसे मेरे पास ही ले आए, अब ये मेरा शिकार है। ऐसा कहकर कांचा बाघ नन्ही सफेद शेरनी को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी घायल चीतों का सरदार अचानक से उठकर कहता है, ये अच्छा नहीं हुआ, ये सफेद शेरनी तो हमारा शिकार थी और अब ये उस कांचा के हाथ में है। वह दुष्ट न जाने इसके साथ क्या करेगा। मुझे जाकर रुमझुम शेरनी को इसकी खबर देनी होगी। और रुमझुम शेरनी के पास आकर कहता है, रुमझुम शेरनी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी बेटी को सिर्फ शिकार समझकर अपने साथ ले गए थे, लेकिन रास्ते में एक दुष्ट कांचा बाघ ने हम पर हमला करके मेरे सभी साथियों को मार डाला और तुम्हारी नन्ही बेटी को मुझसे छीन लिया। तुम्हारी बेटी इस समय कांचा की कैद में है। यह सुनकर रुमझुम शेरनी हैरान हो जाती है और उसे बहुत दुख होता है। चीता, यह तुमने क्या किया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी बेटी को मौत के मुंह में भेज दिया। मेरी बेटी का जीवन खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। हाँ रुमझुम शेरनी, ये सब हमारी वजह से हुआ है। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरे प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े, लेकिन मैं तुम्हारी बच्ची को सही सलामत उस कांचा बाग से वापस लेकर आऊँगा। तब रुमझुम शेरनी अपनी बच्ची को बचाने के लिए चीता के साथ मिलकर एक योजना बनाती है और माचिस का एक घेरा बनाकर उसमें एक नकली सफेद शेरनी को खड़ा कर देती है और चीता को सारी प्लानिंग समझाती है। उधर कांचा अपने सिपाहियों के साथ नन्ही सफेद शेरनी की बलि देने जा रहा होता है। रुमझुम की बेटी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी रंगीन चीता भागता हुआ वहां आता है। कांचा बाघ, रुक जाओ, सिर्फ एक सफेद शेरनी से तुम्हारा क्या होगा? जंगल में इससे भी बड़ी सफेद शेरनी कैद है और उसे सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। चीता की बात सुनकर कांचा के मन में लालच आ जाता है। ठीक है चीता, तुम मुझे उस सफेद शेरनी के पास ले चलो। तब चीता कांचा को लेकर रुमझुम शेरनी की बताई हुई जगह पर आ जाता है। कांचा देखता है कि वहाँ तो सच में एक माचिस के घेरे में एक बड़ी सफेद शेरनी कैद है। यह देखकर कांचा उसे निकालने के लिए उस माचिस के घेरे में कूद पड़ता है, लेकिन तभी वह नकली सफेद शेरनी वहाँ से गायब हो जाती है। कांचा ने देखा कि वहाँ तो कोई शेरनी नहीं है और उसके साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कांचा उस माचिस के घेरे से बाहर आता, रुमझुम शेरनी भागती हुई एक मशाल लेकर उस माचिस के घेरे में डाल देती है और माचिस के घेरे में आग लगा देती है। लालची कांचा बाघ उस माचिस के घेरे में जलकर वहीं भस्म हो जाता है। रुमझुम शेरनी अपनी बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होती है। एक बार सुंदरवन जंगल में भीमा नाम का एक शेर अपनी पत्नी रुमझुम शेरनी के साथ रहता था।
वैसे तो भीमा शेर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भीमा और रुमझुम को हमेशा एक औलाद की कमी खलती थी। रुमझुम शेरनी को कई सालों तक कोई औलाद नहीं थी, जिस वजह से रुमझुम शेरनी हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन भीमा शेर एक पंडित जी के पास जाता है और उन्हें अपनी परेशानी का कारण बताता है। तब पंडित जी भीमा शेर को एक जादुई फल देते हैं और उसे अपनी पत्नी रुमझुम को खिलाने के लिए कहते हैं। भीमा शेर वह फल लाकर अपनी पत्नी रुमझुम को खिला देता है और फल खाने के कुछ दिनों बाद ही रुमझुम शेरनी गर्भवती हो जाती है और एक दिन रुमझुम शेरनी एक साथ 3 बेटियों को जन्म देती है। लेकिन बेचारी रुमझुम शेरनी का दुर्भाग्य, वह अपनी तीनों बेटियों को जन्म देते ही चल बसती है। भीमा शेर यह देखकर बहुत दुखी होता है कि वह अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण अकेले कैसे करेगा। यह सोचकर भीमा शेर बहुत परेशान रहने लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे समय बीतता है। भीमा शेर अपनी तीनों बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करता है। वहीं उसी जंगल में एक घमंडी और लालची काली नाम की शेरनी रहा करती थी। काली शेरनी भीमा और उसके परिवार से जला करती थी। वह हर रोज भीमा शेर को उसकी बेटियों को जंगल में घुमाते हुए देखा करती थी और मन ही मन उसकी तीनों बेटियों को मारने का प्लान बनाती थी। इस भीमा शेर की यह तीनों बेटियां, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे इस भीमा शेर को खत्म करके इसके जंगल पर अपना कब्जा करना है और यहाँ राज करना है। ऐसा सोचकर एक दिन काली शेरनी भीमा शेर के पास जाती है और रोते हुए भीमा शेर से कहती है, भीमा शेर, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं गर्भवती हूँ। मेरे पास न खाने के लिए खाना है और ना ही रहने के लिए घर है। भीमा शेर, तुम मेरी मदद करो। काली शेरनी की दुख भरी कहानी सुनकर भीमा शेर को उस पर दया आ जाती है और भीमा शेर काली शेरनी को अपने साथ रख लेता है। काली शेरनी भीमा शेरनी की बेटियों के साथ शुरुआत में बहुत अच्छा बर्ताव करती है और उनका अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ दिन बाद काली शेरनी एक बेटे को जन्म देती है। काली शेरनी भीमा शेर के सामने उसके तीनों बेटियां और अपने बेटे सभी का अच्छे से ख्याल रखती है। काली शेरनी के इस बर्ताव को देखकर भीमा शेर बहुत खुश होता है। एक दिन भीमा शेर अपनी पत्नी काली के बारे में सोचता हुआ जंगल से जा रहा था। काली बहुत अच्छी है। उसने सौतेली माँ होते हुए भी मेरी बेटी को कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने उससे शादी करके एक अच्छा फैसला किया। भीमा शेर मन ही मन ये सब सोच रहा था कि तभी कुछ शिकारी बाघ मानव भीमा शेर को घेर लेते हैं और भीमा शेर पर हमला करके उसे वहीं जान से मार डालते हैं। थोड़ी देर में काली शेरनी वहां आती है। काली शेरनी भीमा को मरा देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल वे सभी शिकारी बाघ मानव काली शेरनी के ही सिपाही थे। अब काली शेरनी जंगल की रानी बन जाती है और जंगल पर अपना कब्जा कर लेती है। जंगल की रानी बनने के बाद काली शेरनी भीमा शेर की तीनों बेटियों के साथ सौतेला बर्ताव करने लगती है। काली अपने बेटे को भरपेट खाना खिलाती थी और वहीं उन तीनों शेरनियों से सारा काम करवाती थी और उन्हें खाना तक नहीं देती थी। बेचारी तीनों शेरनियां बहुत अधिक दुखी रहने लगती हैं। वहीं एक रात भीमा शेर की आत्मा उसके शरीर से उठती है और कहती है, वह दुष्ट काली शेरनी मेरी बेटियों को भूख से तड़पाकर मार डालेगी। मुझे अपने बेटियों को उस अत्याचारी शेरनी से बचाना होगा। ऐसा कहकर भीमा शेर की आत्मा जंगल के जानवरों के पास जाती है और वह उन्हें सारी बात बताता है। भाइयों, तुम सब मेरी मदद करो। उस लालची काली शेरनी ने मेरे साथ धोखा किया और धोखे से मेरी हत्या करवा दी। अब वह मेरी बेटियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। वह शेरनी नहीं बल्कि शेरनी के भेष में एक डायन है। तुम सब मेरी मदद करो और मेरी बेटियों को बचा लो। तब भीमा शेर की बात सुनकर जंगल के सभी जानवर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे सभी इकट्ठा होकर काली शेरनी के पास पहुंचते हैं। काली शेरनी सभी जानवरों को एक साथ देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे जानवरों, तुम सब यहाँ इकट्ठे होकर ऐसे मेरे पास क्यों आए हो? जाओ और जाकर कोई काम करो। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर काली शेरनी और उसके सैनिकों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके काली शेरनी के साथ उसके सभी सैनिकों को वहीं मार डालते हैं और भीमा शेर की तीनों बेटियों को काली शेरनी के कहर से बचा लेते हैं। वहीं भीमा शेर की आत्मा अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश होती है और फिर भीमा शेर की आत्मा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस लौट जाती है। उस रात गोरखपुर जंगल में तेज सनसनाती हवाओं के साथ आसमान में घने काले बादलों के साथ भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। उस तेज आंधी और तूफान से जंगल के पेड़ पौधे टूटकर बिखरने लगते हैं। अचानक शुरू हुए इस भयंकर तूफान से गोरखपुर जंगल के सभी जानवर सहम गए। आज से पहले इतना खौफनाक मंजर मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। ये सनसनाती तेज हवाएं और बिजली की तरह गरजते ये काले बादल जैसे कोई संकेत दे रहे हो कि हमारे जंगल में एक बड़ा भौकाल आने वाला है।
जानवरों ने जब अपनी नजरें उठाकर देखा, अपने विशाल पैरों की आहट से जंगल की जमीन को हिलाने वाला, आंधी तूफान को अपने साथ लेकर चलने वाला एक विशाल चीता उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। जंगल में कदम पड़ते ही उस विशाल चीता ने मासूम जानवरों को जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलना शुरू किया। डरे और सहमे कुछ जानवर जंगल के महाराज रुद्र के पास आते हैं। रुद्र महाराज, वो आ गया, वो वापस आ गया, वो अब हमें नहीं छोड़ेगा, वो हम सबको मौत की घाट उतारने आया है। शांत हो जाओ गाय, कौन वापस आ गया, कौन हमें नहीं छोड़ेगा, साफ साफ बताओ। महाराज, वो जो पहले था अब वैसा नहीं रहा, विशाल रूप लेकर वो जरूर यहाँ हमसे अपना बदला लेने आया है। दरअसल आज से 10 दिन पहले गौरव चीता रात के अंधेरे में काली घाटी में रहने वाले राठौर बाग के पास आता है। राठौर, सुना है तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आज जिस काम के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, अगर तुमने वो कर दिखाया तो तुम्हें उसके बदले मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मुंह मांगी कीमत? फिर तो तुम्हारा कोई बड़ा मकसद है। मेरा क्या मकसद है तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है, बस सही समय पर काम हो जाना चाहिए। काम जो मैं चाहूँ और कीमत जो तुम चाहो। अगर ऐसी बात है तो बोलो, क्या काम है? तब गौरव चीता राठौर बाग को अपने उस खुफिया मंसूबे के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र एक दिन एक पंडित को अपने पास बुलवाता है। पंडित जी, मुझे अगले कुछ दिनों में इस जंगल का नया राजदार घोषित करना है। आप शिवा और गौरव की कुंडली देखकर मुझे बताइए कि मुझे अपने इन दोनों बेटों में से किसे इस जंगल की राजगद्दी सौंपनी चाहिए। दोनों में से कौन इस जंगल को संभालने के लायक है? तब पंडित शिवा और गौरव की कुंडली देखकर रुद्र से कहता है, महाराज, आपके बेटे शिवा का जन्म एक शुभ और मंगल घड़ी में हुआ है। उसकी कुंडली में राजयोग लिखा है। इस जंगल को संभालने के लिए इस समय शिवा की तरह योग्य और गुणवान मुझे कोई और नहीं दिखता। अगले दिन शिवा और गौरव के पिता रुद्र अपने दोनों बेटों से कहते हैं, शिवा बेटा, इस ढलती उम्र ने अब मेरे इन कंधों को कमजोर कर दिया है, इसलिए आज से इस जंगल को संभालने की ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में जो धन दौलत जमा करके रखी है वो सब मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। उसे जंगल में कब, कहाँ और कैसे खर्च करना है वो जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ये सुनते ही गौरव चीता वहाँ से चल देता है। मुझे पता था एक दिन यही होने वाला है। आखिर रुद्र ने आज अपना असली रूप दिखा ही दिया। आज साबित हो गया कि अपना अपना होता है और सौतेला हमेशा सौतेला ही रहता है। जिस जंगल पर राज करने का मैंने सपना देखा है वो मेरी जगह शिवा को दिया जा रहा है, लेकिन अब मैं भी देखता हूँ मेरे रहते वो शिवा कैसे इस जंगल का राजा बन पाता है। उसे रास्ते से हटाने के लिए मैंने जो मंसूबा तैयार किया है, अब उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। तब गौरव चीता एक शहर बनाने वाले तांत्रिक के पास जाता है और उससे एक खतरनाक विष तैयार कराता है जिसे पीकर कोई भी एक बड़ी बीमारी का शिकार हो सके। गौरव उस विष को लाकर अपने भाई शिवा के खाने में मिला देता है और धोखे से उस जहरीले भोजन को शिवा को खिला देता है। भोजन खाते ही शिवा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। गौरव मेरे भाई, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गौरव जल्दी कुछ करो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तब गौरव भागता हुआ ड्रामा करता हुआ अपने पिता रुद्र के पास आता है। पिताजी जल्दी चलिए, शिवा को न जाने क्या हो गया है, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी चलिए पिताजी, जल्दी चलिए। तब रुद्र और गौरव शिवा को अपने साथ उठाकर अस्पताल ले आते हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे भाई शिवा को क्या हो गया है। जब डॉक्टर शिवा की जांच करता है, डॉक्टर ये देखकर हैरान हो जाता है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तुम्हारे बेटे शिवा ने कोई जहरीला भोजन खाया है या उसे किसी ने भोजन में जहर दिया है जिससे इसे एक भयंकर बीमारी हो गई है। हमें उसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। तुम कल तक इन पैसों का इंतजाम कर लो। इतनी बड़ी रकम सुनकर रुद्र परेशान हो जाता है। नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। गौरव, तुम अपने भाई के पास रहो, तब तक मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। रुद्र रास्ते में पैसों के बारे में सोचता हुआ जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कहां से करूं? हाँ, याद आया, इस साल का कुछ बचा हुआ अनाज मेरे गोदाम में पड़ा है, मैं उसे बेचकर पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ। तब ये सोचकर रुद्र अपना सारा अनाज मंडी ले जाकर एक गोरीला व्यापारी को बेच देता है। अरे रुद्र, क्या बात है? लगता है तुम इस बार अपना सारा अनाज बेचने को लेकर आए हो। हाँ गोरिल्ला भाई, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मुझे मजबूरी में अपना ये सारा अनाज बेचना पड़ रहा है। लेकिन रुद्र, अगर तुम अपना सारा अनाज बेच दोगे तो साल भर तुम क्या खाओगे? तब का तब देखा जाएगा भाई। अभी मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। ये मेरे बेटे की जिंदगी और मौत का सवाल है।
दरअसल रुद्र से अनाज खरीदने वाला व्यापारी गोरिल्ला राठौर बाग से मिला हुआ था। राठौर, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। ठीक है, अब तुम कुछ समय के लिए यहाँ से गायब हो जाओ। अगर तुम मुझे यहाँ आसपास कहीं दिखाई दिए तो तुम्हें जान से मार दूंगा। उधर रुद्र व्यापारी से पैसे लेकर अस्पताल आ ही रहा था कि रास्ते में अचानक कुछ लुटेरे बाघ मानव अचानक से हमलावर हो जाते हैं और रुद्र को घायल करके उससे सारा पैसा छीनकर भाग जाते हैं। उधर शिवा को होश आ जाता है। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है गौरव, तुम्हारे भाई शिवा को होश आ गया है। अब उसका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गौरव के होश उड़ जाते हैं। उधर शिवा जंगल में अपने पिता को तलाश करता हुआ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे वही व्यापारी गोरिल्ला मिलता है। अरे रुको गोरिल्ला भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने पिताजी को कहीं देखा है? मैं उन्हें काफी समय से तलाश कर रहा हूँ। गोरिल्ला बहुत डरा हुआ था। नहीं शिवा, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं देखा। अरे गोरिल्ला, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बताओ मुझे। तब गोरिल्ला शिवा को सारी बात बताता है कि उसके पिता रुद्र अपना सारा अनाज लेकर उसके पास बेचने लाए थे और गोरिल्ला ने रुद्र से सारा अनाज खरीदकर राठौर के हवाले कर दिया। लेकिन गोरिल्ला, राठौर ने तुमसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? आखिर उसे ऐसा करके क्या हासिल होने वाला था? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गोरिल्ला, जो भी बात है मुझे सब साफ साफ बताओ। शिवा, राठौर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं रुद्र का सारा अनाज नहीं खरीदूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे जितना मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया। उधर जब रुद्र को होश आता है तब उसे अपने पैसों का ख्याल आता है। वो पैसे तो वो लुटेरे बाग ले गए, अब मेरे बेटे का क्या होगा? तभी इतने में शिवा भागता हुआ अपने पिता के पास आता है। रुद्र अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। शिवा बेटे, तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब रुद्र शिवा को सारी बात बताता है। पिताजी, एक तरफ उस राठौर ने गोरिल्ला से कहकर उससे तुम्हारा सारा अनाज खरीदने को कहा और दूसरी तरफ उन लुटेरे बागों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया। इन दोनों बातों का कनेक्शन राठौर से जुड़ा है। पिताजी, हो न हो ये राठौर जरूर अंदर ही अंदर कुछ चाल चल रहा है। तब रुद्र और शिवा राठौर के पास पहुंचकर उसे उल्टा लटका देते हैं। देखो राठौर, अगर तुम खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो बताओ हमें, तुमने ये सब किसके कहने पर किया और ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होने वाला है? अगर झूठ बोला तो तुम यही मारे जाओगे। नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल ये सब मुझसे तुम्हारे बेटे गौरव ने कराया है। उसने मुझे ये सब करने के लिए 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। गौरव ने ये सब शिवा को खत्म करने के लिए किया है। गौरव ने ये सब शिवा को अपने रास्ते से हटाने के लिए किया है। वो शिवा को खत्म करके गोरखपुर जंगल पर राज करना चाहता है। उसी ने शिवा के खाने में जहर मिलाया ताकि तुम पैसों के लिए मजबूर होकर शिवा को बचाने के लिए अपना सारा अनाज बेच दो। शिवा के मरने के बाद भूख और प्यास से भटकते हुए एक दिन बीमार होकर अपना दम तोड़ दोगे और उसके बाद गौरव जंगल पर अपना कब्जा कर लेगा। ये सच्चाई सुनने के बाद रुद्र को बड़ा झटका लगा। मैंने गौरव को क्या समझा और वो क्या निकला। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो अनाथ बच्चा जमीन पर पड़ा भूख और प्यास से तड़प रहा था। तब मैंने उसे गोद में लेकर उसे अपना सहारा दिया और उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तब रुद्र ने अपने बेटे गौरव को धक्के मारकर अपने जंगल से बाहर कर दिया। तब गुस्से में जाते हुए गौरव ने ये ठान लिया था कि वो वापस जरूर लौटेगा और अपनी इस बेइज्जती का बदला रुद्र और शिवा से एक दिन जरूर लेगा। तब गौरव फिर से उसी तांत्रिक के पास गया और उसने उसे एक ऐसी जड़ी बूटी तैयार करवाई जिसे पीकर गौरव ने एक विशाल रूप ले लिया और इस तरह आज गौरव विशाल रूप लेकर तूफान मचाता हुआ गोरखपुर जंगल में वापस लौट आया था। रुद्र अपने जानवरों की बातें सुनकर उनसे कहता है, पिछली बार तो मैंने उसे माफ कर दिया था, लेकिन इस बार उसने मेरी मासूम प्रजा को निशाना बनाया है, इसलिए मुझे अब उसे मारना ही होगा। तब रुद्र और शिवा ने एक प्लान बनाया और उन्होंने उस प्लान के हिसाब से गौरव चीता के ऊपर ढेर सारा पेट्रोल छिड़क दिया और जलती मसाले उसके ऊपर फेंक कर मारी, उसे आग से जला डाला। विशाल गौरव चीता उस आग में जलकर वहीं भस्म हो गया और इस तरह आज रुद्र और शिवा ने अपनी हिम्मत और बहादुरी दिखाते हुए उस लालची और घमंडी गौरव चीता से अपने जंगल को बचा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रात में घनी मूसलाधार बारिश के बीच एक बूढ़ा भालू पहाड़ियों के बीच रास्ते से गुजर रहा था। मैंने उसे वचन दिया है, मैं इसे दक्षिण दिशा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले इसके असल हकदार तक पहुंचा कर रहूंगा।
बूढ़ा भालू पहाड़ियाँ चढ़कर एक गुफा तक पहुंचा, जहां एक शेरनी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। बूढ़ा भालू उस नन्हे शेर को देखते ही उसे पहचान गया। रुमझुम बेटा, बड़ा लंबा सफर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये इस बच्चे के पिता ने मुझे मरने से पहले इस जिम्मेदारी को तुम तक पहुँचाने के लिए कहा था। सो आज मैं यह जिम्मेदारी तुम्हारे बेटे को सौंप कर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ और अब लगता है मेरा अंतिम समय भी आ गया है। बहादुर बेटा, तुम अपनी इस बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर बूढ़ा भालू अपने प्राण वहीं त्याग देता है। लेकिन बूढ़े भालू के पास ये जादुई मणि कहाँ से आई? दरअसल इस जादुई मणि का असल हकदार रुद्रा शेर एक जंगल में सुरक्षित जगह पर इसकी रक्षा किया करता था। रुद्रा इस जादुई मणि की सहायता से अपने जंगल के जानवरों को हमेशा खुश रखता और जंगल में आने वाली हर मुसीबत से उनकी रक्षा करता था। लेकिन उधर खूंखार दानवों की दुनिया में रहने वाला कालिया शेर उस जादुई मणि पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। दरअसल कालिया शेर रुद्रा का सौतेला भाई था, जिसे सालों पहले रुद्रा ने अपने जंगल से धक्के मारकर निकाल दिया था। हमारी इस असीम ताकत का होने का कोई फायदा नहीं जब तक वह जादुई मणि मेरे हाथ नहीं लगती। उस मणि को हासिल कर मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा और हर कोई मेरा नाम सुनकर ही कांप उठेगा। तुम में से कुछ सिपाही आज ही रुद्रा के जंगल जाओ और रुद्रा को मेरी ताकत की पहली झलक दिखाओ। खूंखार दानवों का एक दस्ता रुद्रा के जंगल आया। वहां जाकर वे रुद्रा की गुफा की ओर बढ़ने लगे। तभी जंगल के कुछ जानवरों ने सामने आकर उनका रास्ता रोका। कौन हो तुम सब और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में दाखिल होने की? अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना एक एक को जलाकर राख कर देंगे। भाई, मुझे लगता है ये दोनों यहाँ हमारे महाराज रुद्र की जादुई मणि को चुराने आए हैं। कान खोल कर सुन लो दरिंदो, हमारे रहते तुम उस मणि तक कभी नहीं पहुँच सकते। ये सुनकर दानवों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी शक्तियों से मासूम जानवरों पर हमला कर दिया और अपने वार से कई जानवरों को खून में नहला दिया। वहीं खून से लथपथ एक गाय ने जाकर जब रुद्रा को इसकी खबर दी, तब रुद्रा अपनी मणि लेकर फौरन उन दरिंदों के पास पहुंचा और उनके सामने आकर अपना विशाल रूप लेकर अपनी मणि की शक्तियों से उन पर हमला किया। रुद्रा का विशाल रूप देखकर दानव वहां से भागने लगे। उनमें से कई दानव रुद्रा की मणि की शक्ति से जलकर राख हो गए और बाकी बचे दानव वापस कालिया शेर के पास लौटे। महाराज, जब तक वह मणि उस रुद्रा के पास है हम उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकते। कोई बात नहीं सिपाहियों, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। कालिया अपने सिपाहियों को अपनी अगली चाल के बारे में समझाता है। उधर रुद्रा की पत्नी रुमझुम शेरनी जो गर्भवती थी, उसे अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में रुमझुम शेरनी एक नन्हे शेर को जन्म देती है। जहां एक तरफ रुद्रा अपने बेटे के जन्म से खुश था, वहीं उन दरिंदों से अपनी बीवी बच्चे की रक्षा की जिम्मेदारी ने उसे चिंता में डाल दिया। रुमझुम को पहाड़ी पर छोड़कर रुद्रा अपनी गुफा पर आया। उधर तभी रुद्रा का सौतेला भाई कालिया रुद्रा के पास आया। कालिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें इस जंगल से बेदखल कर दिया गया है? रुद्रा भाई, मैं जानता हूँ मैंने यहाँ आकर तुम्हारी नाफरमानी की है, लेकिन जब मैंने अपने भाई को मुसीबत में देखा तो मुझसे रहा न गया। मैं उन दरिंदों की ताकत से भली भांति परिचित हूँ। उन्होंने कई बार मुझको भी अपना निशाना बनाया, लेकिन अब मैं उनके वार का जवाब तुम्हारे साथ मिलकर उनसे लड़ कर दूंगा मेरे भाई। तभी सामने से एक मादा घोड़ा रुद्रा के पास आती है। रुद्रा भाई, मैंने सुना है तुम इस मणि से सबकी मदद करते हो। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है। मेरे 2 छोटे बच्चे जंगल की नदी में आई तेज बाढ़ में फंस गए हैं। तुम भगवान के लिए उन्हें बचा लो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। तब रुद्रा उस मादा घोड़ा की बात सुनकर फौरन मणि के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां उसने देखा कि वाकई में मादा घोड़ा के 2 छोटे बच्चे पानी में डूब रहे थे। रुद्रा जैसे ही उन्हें पानी से निकालने उनके पास गया, तभी वे दोनों बच्चे दानव में बदल गए और उन्होंने रुद्रा पर हमला किया। रुद्रा पर जोरदार वार किए और रुद्रा को लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ रुद्रा ने एक ऊंची उड़ान भरी, लेकिन रुद्रा बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। थोड़ा दूर उड़ने के बाद उसके पंख डगमगाने
आने लगे और वो सीधा नीचे जमीन पर एक जंगल में आ गिरा जहाँ एक बूढ़ा भालू रहता था। उसने वह जादुई मणि उस बूढ़े भालू को दी। भालू काका, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस पर मैंने भरोसा किया उसी ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। ये मणि अगर उसके हाथ लगी तो वो सब बर्बाद कर देगा। दक्षिण दिशा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहने वाला उस बहादुर माँ का बेटा ही इसका असल हकदार है। तुम ये मणि किसी तरह उस तक पहुँचा देना। बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी ये जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। और यूं इस तरह बूढ़े भालू ने वह मणि रुद्रा के बेटे बगीरा तक पहुंचाकर अपना वचन निभाया। अब रुमझुम शेरनी ने बगीरा को पाल पोस कर जवान किया। तब एक दिन रुमझुम ने बगीरा को जादुई मणि देते हुए कहा, बगीरा, अब तुम्हारा इस मणि को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तुम्हें उस जालिम को खत्म करके अपने पिता का बदला उससे लेना है और अपने जंगल को भी उसके चंगुल से आजाद कराना है बेटा। इतना कहकर रुमझुम ने बगीरा को सारी कहानी बताई। तब बगीरा ने एक विशाल रूप लिया। माँ, वो सब अब मेरे कहर से नहीं बच पाएंगे। माँ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आज मैं उन दरिंदों से अपने जंगल को आजाद कराऊंगा। तब बगीरा अपनी माँ को पीठ पर बिठाकर वहाँ से उड़ता है और अपनी माँ रुमझुम को लेकर अपने जंगल लौटता है जहाँ उसके जंगल पर उसके सौतेले चाचा कालिया ने कब्जा किया था। बगीरा ने उन दरिंदों को मार मार कर उनका कचूमर बना दिया और इस तरह आज बगीरा ने अपने पिता के हत्यारे से बदला लिया और अपने जंगल को फिर से हासिल करके उसे फिर से संभाल लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।